जय हिंद दोस्तों। आई एम सपना, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा पीसीएस मंत्रा का टेस्ट पेपर जो है वो ये मेरा थर्ड पार्ट है। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस मेरे बने हुए हैं, उसके आगे का मैं फिर कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत में शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन स्थित है? तो ये हमारा यूपी हो जाएगा। यूपी हमारा फर्स्ट में है, सेकंड में हमारा एमपी है, थर्ड में पंजाब है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन खाद्यान्न उत्पादन में होता है, जैसे चावल, गेहूँ। इसमें हमारा यूपी फर्स्ट है, सेकंड में एमपी हो जाएगा, थर्ड में हमारा पंजाब हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में समूहों में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित है? तो जो श्री अन्न है वो मिलेट्स को कहा गया है। मिलेट जो है, मिलेट को श्री अन्न से संबोधित किया गया है। तो जो मिलेट्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। एक्सपोर्ट में हम सेकंड में और फर्स्ट में हम प्रोडक्शन के मामले में है। तो जो श्री अन्न में कई तरीके के फसलें हैं, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू का दाना, कुटकी, कोंदो, सावा इत्यादि इत्यादि। पहले ये इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन बीच में बंद हुआ था, लेकिन अब लोग फिर इसके पीछे भाग रहे हैं। इसलिए इसको जो मिलेट्स को श्री अन्न कह के, क्योंकि 2023 मिलेट्स ईयर है भी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गेहूँ, दान ये तो खाद्यान्न फसलों में आ जाती हैं, और ये सावा, कोंदो, कुटकी ये हमारा श्री अन्न फसल में, श्री अन्न में इसको सम्मिलित किया गया है। और ये भी है कि 2023 को हमारा मिलेट्स ईयर भी घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। काफ़ी प्रमोट कर रही है भारत सरकार मिलेट्स को, क्योंकि मिलेट्स में कई ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो बीमारियों से हमारी इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है। तो बहुत से पोषक तत्व मिलेट्स में, बाजरा, ज्वार बाजरा में है, रागी, ज्वार बाजरा। इसमें मतलब शुगर कम है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इसका डॉक्टर एडवाइस हमेशा करते हैं कि इसका यूज़ करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वर्धक नीति की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई है? तो जो कृषि वर्धक निधि की स्थापना का उद्देश्य किसानों के सामने जो चुनौतियां हैं, तो किसानों के पास क्या है, उतने बेहतर संसाधन होते नहीं है, उतना उनके पास आय का स्रोत भी बहुत कम होता है। तो टेक्नोलॉजी का अभाव उनके पास रहता है। उनके पास उतने अच्छे ट्रैक्टर्स नहीं होते हैं, मशीनें नहीं हैं, तो जिससे उनकी प्रोडक्शन उनका उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, वो युवा उद्यमी है, उनको प्रमोट कर रही है कि एक अपना एग्री स्टार्टअप खोलें और कृषि प्रोडक्शन है उसको प्रोत्साहित करें। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। तो जो कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, लेकिन इसका नाम फिर से चेंज हुआ था, तो 1985 में फिर से वही कृषि लागत कीमत आयोग किया गया। जो ये आयोग है ये बाजार मूल्य को, एक कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के उनको गवर्नमेंट, मतलब जो किसान है, अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मूल्य गिर जाते हैं, लेकिन एमएसपी अगर देती है गवर्नमेंट, तो इससे जो एक पहले से मूल्य निर्धारित है उसी मूल्य पे किसानों का अनाज खरीद लिया जाता है, तो उनको घाटा नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। वर्तमान में आयोग द्वारा 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति की गई, जिनमें खरीफ की 14 फसलें, रबी की 6 हैं और नकदी फसलें 2 हैं। तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। कृषि लागत एवं कीमत आयोग सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान क्या है? तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में भारत कृषि निर्यात में 13वें स्थान पर स्थित है। प्रोडक्शन में तो सेकंड नंबर पे है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है इंडिया। लेकिन जो एक्सपोर्ट है ना, उसमें हम काफ़ी पीछे, एक्सपोर्ट में हम 13th रैंक हमारी है, क्योंकि कंजप्शन हमारा सारा यहीं हो जाता है, हम एक्सपोर्ट उतना कर नहीं पाते हैं। जैसे दाल के मामले में, दाल तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते, सारा कंज्यूम कर जाते हैं। चाय है, इतनी चाय होती है फिर भी हम सारी चाय पी जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा मैच करने का है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो ओलेरीकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि है।
हाँ ये सही है। विटिकल्चर अंगूर से रिलेटेड है। ओलेरिकल्चर सब्जियों से रिलेटेड है। आर्बोरिकल्चर हमारा वृक्ष और झाड़ियों से, डेंड्रोलॉजी करके ऐसा है, टर्म्स यूज़ की जाती है इसके लिए। और मैरीकल्चर घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैरीकल्चर है ये समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को कहा जाता है। और जबकि सवारी और यातायात के लिए जो उन्नत प्रजाति के घोड़े एवं खच्चर होते हैं उनको हॉर्सिकल्चर बोला जाता है। जो घोड़ों और खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन है इसको हॉर्सिकल्चर, और मैरीकल्चर जो वो हमारे मरीन जितने भी जीव हैं उनको संबोधित किया जाता है मैरीकल्चर में। तो हमारा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। हमारा सी रॉन्ग है, सी मैच नहीं कर रहा है। ये मैच करने को हमेशा क्वेश्चन एक ना एक पूछ लेता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन, इनकरेक्ट बताना। नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है, ये बिल्कुल सही है। धान का खैरा रोग जस्ता जिंक की कमी से होता है, ये भी सही है। पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मेन पोषक तत्व हैं। बाकी जो लोहा, कॉपर, मैग्नीज, ये सब सेकंड में आते हैं, प्रमुख उतने नहीं है, वो भी हैं, लेकिन उनकी वृद्धि विकास के लिए एनपीके ज़्यादा जरूरी है। क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीज है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि मैग्नीज जो है एंजाइम्स को और ज़्यादा एक्टिव करता है। और जो मटर में मार्च रोग होता है वो मैग्नीज की कमी की वजह से होता है। तो हमारा असत्य कथन, हमारा क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीज, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये अभी इस बार पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से रिलेटेड था कुछ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध बकरी की प्रजाति। तो जो आकार में सबसे बड़ी बकरी जो है वो जमुनापारी है, और एग्लो नूबियन जो ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ये एग्लो नूबियन प्रजाति की बकरी जर्सी बकरी है। मतलब जैसे गाय में जर्सी गाय होती है ना, वैसे ये जो एग्लो नूबियन जाति की बकरी है उसको बकरी की जर्सी कहा जाता है। और जबकि मांस के लिए सबसे प्रसिद्ध वो बलूची करके बकरी है, उसको मांस के लिए फेमस है। सब कैटेगराइज है कि मांस के लिए कौन सी अच्छी है, ऊन के लिए कौन सी अच्छी है, दूध की रानी किस बकरी को कहा। दोस्तों जो आर का 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से मेनली उसमें जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मेजर रोल निभाता है, लेकिन ये जो एग्रीकल्चर वाला जो पोर्सन है इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने तय हैं। एग्रीकल्चर से 4 से 5 क्वेश्चन आने तय हैं, इसलिए हमें इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी पढ़ना है। तो हमारा इसका सेकंड ऑप्शन अंगोरा, सुप्रसिद्ध बकरी, ऊन उत्पादन के लिए फेमस है ये। और ये जो अंगोरा प्रजाति की बकरी है इसका ओरिजिन जो है मध्य एशिया में, जो मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वहाँ पे माना जाता है, ये उनके लिए प्रसिद्ध है। और ये जो हमारा मेरिनो है ये भेड़ की नस्ल है, ये स्पेन की, ये पूछा भी जाता है। जैसे हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जमुनापारी होगा, क्योंकि ये सारा सेम से बिल्कुल मिलता हुआ है ना, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस एक दो बार कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। होता क्या है कि हम अक्सर आसान क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन है तो वो तो किसी को नहीं आएगा, मुश्किल से कुछ ही लोगों को आएगा, लेकिन जो आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो वहाँ पे आप कंपटीशन से अपने आप वैसे ही बाहर हो जाते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनपीए किसे कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हमारा है, तो ये जैसे कि मान लीजिए बैंक जो है किसी को ऋण देती है, किसी को लोन देती है, अगर वो 90 दिन के अंदर 90 दिन हो गया और उसमें अपना मूलधन और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो उसने नहीं चुकाया तो वो एनपीए में वो धन आ जाता है। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज। जो एनपीए है फिर वो 90 दिन के, अगर 90 दिन तक नहीं चुकाया गया तो वो डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में आ जाता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मतलब एनपीए है वो एसबीआई का है, और सेकंड में हमारा पंजाब नेशनल बैंक का है। टोटल एनपीए का मतलब 24.39%, जो लगभग $2 ट्रिलियन एक देश की जीडीपी होती है, उतने का बराबर एनपीए है। सोचिए विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग सारा पैसा लेके बाहर कंट्री में चले गए, कितना पैसा। सबसे याद रखना है इसको, टोटल एनपीए में फर्स्ट में हमारा एसबीआई, सेकंड पंजाब नेशनल बैंक।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्था ने सुधार हेतु लागू किया? तो ये हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बन के आए थे, तो सबसे पहला काम यही किया था उन्होंने। सबसे बड़ी योजना, इसको मील का पत्थर साबित हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ योजनाएं तो बहुत पहले से चली आ रही हैं, पर एग्जीक्यूट नहीं सही से हो पाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 50 रुपये आ रहा है, तो 50 में तो 40 तो ऊपर वाले ही खा गए, 10 रुपये गरीबों के लिए बचता था। तो जब लोगों के बैंक खाते खोले गए, बैंक लिंकेज की सुविधा हुई, लोगों के अपने बैंक खाते हुए, तो जो सीधे गवर्नमेंट की जो स्कीम का वो जो पैसा है, जो सब्सिडी है, वो सीधा खाता धारक के खाते में आने लगा, तो इससे उनको फ़ायदा हुआ। और ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी, इसका मतलब बहुत अप्रिशिएट भी लोगों ने अदर कंट्री में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला इंडिया को। और ये 2014 में शुरू हुआ था। ये एक राष्ट्रीय मिशन हुआ था कि सबके बैंक खाते खोले जाएं, सबको बैंक से जोड़ा जाए। इससे क्या होता है, करप्शन में थोड़ा सा अंकुश लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू की गई थी? 18 से 40, 18 से 50, 18 से 60। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 18 से 70। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसको 2015 में कोलकाता से ये शुरू की गई थी। अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि 18 से 70 के 18 से 60, एग्जाम हॉल में तो ये कन्फ्यूजन होती ही है। ये कई सारी ऐसी योजनाएं, एज क्राइटेरिया लगभग इसी के आसपास रहा है, किसी में 18 से 60, किसी में 18 से 62, इसमें याद रख लें। सॉरी दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण का कितने प्रतिशत प्राइमरी सेक्टर को देना होता है? तो ये हमारा 40% होता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, तो प्राइमरी सेक्टर को 40% देते हैं। और जो आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, छोटे वित्त बैंक है, तो ये 75% प्राइमरी सेक्टर को देते हैं। कॉमर्शियल बैंक 40%, और जितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, तो ये 75% प्राइमरी वालों के लिए, प्राइमरी सेक्टर के लिए रहता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, इससे पता चले मुझे कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी मैं। इसकी लगभग पूरी सीरीज़ पूरी करूँगी। आरओ और यूपी पीसीएस की पूरी कंप्लीट तैयारी मैं आपको कराऊंगी। आपकी तैयारी अब मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभेदीकरण बैंकिंग प्रणाली, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम, नचिकेत मौर्य समिति के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? क्षेत्रीय ग्रामीण आरआरबी जो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है? फर्स्ट में केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका फर्स्ट में इसका योगदान होता है, लगभग 75% होता है, लगभग 50% होता है, सॉरी। और जो राज्य सरकार है उसका 15% होता है, 50% केंद्र सरकार का, 15% राज्य सरकार का, और स्पॉन्सर बैंक जो होती है उसका 35% होता है। और आरआरबी की स्थापना पूछता है, इकोनॉमी में लगभग ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आरआरबी की स्थापना 1975 में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें भी हम कई छोटी छोटी एरर्स कर देते हैं एग्जाम टाइम में, जल्दबाजी में, तो ध्यान से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि हिस्सेदारी, इसका शेयर जो है केंद्र सरकार फर्स्ट में है, फिर उसके बाद स्पॉन्सर बैंक आते हैं, प्रायोजित बैंक, फिर थर्ड में हमारा राज्य सरकार। तो क्रोनोलॉजी में पूछेगा तो केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, स्पॉन्सर बैंक, फिर राज्य सरकार। कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
ये ऐसी संस्था है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सपोर्ट करती है, उसकी फंडिंग करती है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी 1980 में शायद बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है MPC, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है। ये जो है इंटरेस्ट रेट को पारदर्शी बनाने के लिए ये कमेटी है, और इसके अध्यक्ष हमारे जो होते हैं RBI के गवर्नर होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। अक्सर होता है क्या है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक देखते हैं हमें लगता है कि ये तो वित्त मंत्रालय, क्योंकि ये वित्त मंत्रालय ने शुरू किया होगा, वित्तीय फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड होगा, तो हम वित्त मंत्रालय, कई बार ऐसा हुआ है क्वेश्चन गलत हुए, वित्त मंत्रालय होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक होगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा फिएट मनी का उदाहरण? तो जो फिएट मनी है, तो वित्त की दुनिया में फिएट मनी एक सरकार द्वारा जारी एक मुद्रा होती है। इसका कोई अपना मूल्य नहीं होता है, जैसे कागज के जैसे। लेकिन अभी आप कागज लेके जाओगे तो दुकान वाला आपको सामान नहीं देगा, लेकिन अगर आप यही 500 की नोट लेके जाओगे तो दुकान वाला सामान दे देगा। क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक मूल्य तो 500 नहीं है, लेकिन वो जो 500 का नोट है वो उसमें देखिए लिखा रहता है कि मैं धारक को वचन देने पर उसका मूल्य 500 मैं देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि जो 500 उसका मूल्य है वो सरकारी नियमों से आया है, और मैं धारक को वचन देता हूँ कि इसका जो मूल्य है वो 500 रुपये के बराबर है, इसकी वैल्यू जो है 500 रुपये के बराबर है। तो फिएट मनी हमारा करेंसी नोट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर अपना सहमति दे देती है ना, सरकारी नियमों से वो लाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो IMF जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान संतुलन के चालू खाते में रियायत की कौन सी मदें शामिल की जाती हैं? बीमा की प्रीमियम का भुगतान, प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, व्यापारिक खरीदों का भुगतान। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट पेपर लगाते जाएंगे, सिर्फ एक बार टेस्ट मत लगाइए, इसको 2-3 बार 4 बार वीडियोस देखिए और उसके अपने नोट्स बनाइए, कीवर्ड बनाइए। वो आप बार बार आप रिकॉल करोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रुपए को चालू खाते में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तन कब किया गया था? तो हमारा 1994 में, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 गुजरात में शुरू के कांडला में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य जो था कि जो हम जो वस्तुएं गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे, तो उसके लिए एक वातावरण तैयार करना, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना सके, प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सके, क्वालिटी वो वैल्यू ऐड करना। तो हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमारा कांडला गुजरात में स्थित है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबियत नहीं ठीक है, इस वजह से वो उतना सही नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे वीडियो शूट करना था आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है और धीरे धीरे और इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी अब मेरी जिम्मेदारी है, खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SDR का संबंध किससे है? SDR एक IMF की करेंसी होती है, ये इसको IMF ने 1970 में शुरू किया था।
ये एक आर्टिफिशियल करेंसी होती है। इसका जो मूल्य है, ये जो बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्रा का मतलब औसत भार के आधार पर किया जाता है। प्रेजेंट में बास्केट ऑफ करेंसी में पाँच करेंसी है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेमबी, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग। तो जो IMF के जो मेंबर कंट्री हैं, तो वो जिसका IMF में जो जितना ज़्यादा फंडिंग करता है उसके हिसाब से वो करेंसी रखी गई है। मान लीजिए कि पूछ लेता है कि भारतीय रुपया इस 5 करेंसी में शामिल है कि नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेमबी, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। जैसे चाइना हमेशा करता है कि क्योंकि जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए तो महंगा पड़ जाता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदे का विषय है ये, इसलिए चाइना हमेशा ये करता है। क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, इसलिए वो अपनी मूल्य उसको डिवैल्यूएशन करता रहता है अपने पैसे रुपये का, अपने वो रेमबी का। तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2030। सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों ऐड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवेशकर्ता देश कौन सा है? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में किस कंट्री का नाम आता है? तो ये बहुत दिनों से है सिंगापुर, मॉरिशस, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में हमारा सिंगापुर हो गया, सेकंड में हमारा मॉरिशस हो गया। शीर्ष निवेश करने वाले देश हैं। तो टोटल FDI में सिंगापुर 37% हिस्सा सिंगापुर का है, सिंगापुर है, सेकंड में हमारा मॉरिशस है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो हमारा भारत है, क्योंकि प्रेषित में जैसे रेमिटेंसेस हो गया, रेमिटेंसेस में विश्व बैंक के तहत जो वर्ल्ड बैंक है ये जारी करता है। 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाली जो रेमिटेंसेस हैं उसमें भारत फर्स्ट पे है, दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, थर्ड पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है, भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य देश है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ये 1996 में बना था, तभी संघाई 5 के नाम से नहीं जाना जाता था, क्योंकि इसमें पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान देश शामिल थे। फिर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान ऐड हो गया था, तो फिर नाम बदल कर इसका SCO कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। अभी 2023 में ईरान के शामिल होने की बात की जा रही है। अब 9 कंट्री हो जाएंगे, अभी तक 8 कंट्री हैं। ईरान अगर जुड़ जाएगा तो 9 कंट्री हो जाएंगे। तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है, भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य देश है। इसकी स्थापना से इसका सदस्य नहीं है, मतलब 2017 में जुड़ा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य नहीं है, मतलब 2017 में भारत और पाकिस्तान ऐड हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है? इसमें हमारा विश्व व्यापार संगठन जो है WTO। बौद्धिक संपदा एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो सृजित कोई संगीत हो गया, कोई कृति हो गई, कोई कला हो गया, कोई डिज़ाइन हो गया, कोई कॉपीराइट हो गया, कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1911 में भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन एक्ट बना था। फिर उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना। मतलब इसमें संशोधन होते रहे हैं, 2002 में भी संशोधन हुआ था। तो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985, बी ऑप्शन हमारा। ढाका शिखर सम्मेलन में 1985 में हुई थी। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी नहीं बी सॉरी, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। हाल ही में इसका 2023 का सम्मेलन भारत में हुआ था। अभी 2023 में भारत के कई राज्यों में अलग अलग जगह G20 सेलिब्रेट किया गया। कितना बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भारत का काफ़ी नाम हुआ, क्योंकि तो पहली बार ऐसी कोई सभा आयोजित की गई थी ऐसा। तो G20 के बारे में जानते हैं। G20 ब्रिटेन में 1999 में किसकी स्थापना हुई थी? इसका जो उद्देश्य है ये मध्यम आय वाले देशों को शामिल करना, जैसे कि इसकी G20 जो देश है उसमें 60% आबादी है और बेसिक GDP का 80% G20 कंट्रीज के नेतृत्व में, और पूरे जो टोटल ट्रेड होता है 75%। सोचिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है G20 देश का, पूरे बेसिक GDP का 80% और पूरी आबादी का। इसमें तो किसने, चाइना, इंडिया तो सबसे बड़ी ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन वाले कंट्री है, तो ये ऐड हो गए तो समझ ही लीजिए इंडोनेशिया भी हो गया। तो 75% पूरा टोटल ट्रेड है, 60% आबादी है, बेसिक GDP का 80% है। और इसके मेंबर कंट्री कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका, टर्की। ये तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोनों। बस दोस्तों यहीं तक। अगर आपको ये पसंद आता तो सब्सक्राइब